डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए भदोही से मैं राजेश तिवारी। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार और कर्मठ, योग्य और सुशील, सरल स्वभाव के अपने कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जी से। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या है उनका विचार। विधानसभा ज्ञानपुर में आज के समय में आप एक चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और संभावित उम्मीदवारी जहां तक समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है उसमें प्रबल दावेदार के रूप में आप नजर आ रहे हैं। तो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने चाहने वालों के लिए सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो समाजवादी सेवक हैं और खानदानी हैं। कोई ज्ञानपुर हमारा पैतृक निवास है, हम कहीं बाहर के नहीं रहने वाले हैं। हम यहाँ के जन जन से जुड़े हैं और हम क्या जुड़े हैं, स्वर्गीय पिताजी की सेवाएं नहीं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और आज तक ये स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, सभी जातियों से जुड़ा हुआ है, सभी धर्म के लोगों से हमेशा आशीर्वाद और प्रेम भाव बना हुआ है। तो हम तो जुड़े हुए हैं। ज्ञानपुर हमारे लिए कोई अनोखा नहीं है। ज्ञानपुर क्षेत्र हमारा पैतृक निवास भी है और यहाँ के जन जन के लोगों से मिला है। और एक प्लेटफार्म पर, समाजवादी प्लेटफार्म पर, हमने कभी न मेरा परिवार और न मैंने कभी पार्टी छोड़ने का कहीं से मेरे जहन में। हम लोग समाजवादी हैं और जब तक ये सांस रहेगी इसी झंडे और इसी सिद्धांत के नीचे। आज जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो दल बदल का नाटक जो ये नाटकीय ढंग से खेला जा रहा है, ये कई पार्टियों में देखा जा रहा है। जैसे कि स्वामी मौर्य जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव जो आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, वो छोड़ करके अपने घर को, अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे दल बदल करने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है 2022 के चुनाव में? दल बदल की बात तो मैंने पहले बता दिया कि भाई राजनीति में लोग समय के हिसाब से पार्टियां बदलते हैं और कभी किसी राजनीतिक पार्टी से या उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से आदमी नाराज होता है तो फिर अपने हिसाब से सेट करता है। तो स्वामी प्रसाद तो पुराने लोकदली, पुराने जनता दली थे, भाई बीच में इधर उधर चले गए तो फिर आज वो अपने पुराने घर चले आए तो हम सम्मान करते हैं उनका। नहीं, पुराने घर तो नहीं चले आए, वो तो ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी में थे और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा, अब आकर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको पता नहीं है, तो लोकदल में थे और बाद में फिर जनता दल युवा के महामंत्री थे। इसके बाद वो बीच में चले गए थे बीएसपी पार्टी में, लेकिन वो हैं पुराने इसी बीकेडी, इसी लोकदल, इसी जनता दल से जुड़े हुए लोग थे और बीच में इधर उधर जा करके राजनीतिक सिद्धि भी हासिल हुई, शोहरत भी मिला। लेकिन वर्तमान समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का और उनके सिद्धांत से टैली नहीं हुआ, वो आज फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और दल बदल तो राजनीतिक हिसाब से अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए भी लोग अदला बदला करते हैं। आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में भी ऐसे घटनाएं तो राजनीतिक रूप से, लेकिन आदमी को अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में वो जरूर थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके सिद्धांत से उनकी सहमति नहीं थी। लेकिन अब किसी कारणवश थे वहाँ, जब उन्होंने देख लिया कि बिल्कुल चरम सीमा पर हो गया, उनके सिद्धांत के खिलाफ हो गया, तो तुरंत समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका बहुत सम्मान किया और पूरे प्रदेश का मौर्य कुशवाहा साहित्य सैनी इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। ज्ञानपुर विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो ज्ञानपुर विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सा विकास है जो आपको अधूरा नजर आता है और जिन्हें पूर्ण करने का संकल्प लेकर के आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? ज्ञानपुर विधानसभा में बहुत से कार्य बाकी हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सन 93 में बनी, सपा बसपा गठबंधन की, उस समय तत्कालीन में हमारे पिताजी स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य यहाँ से एमएलसी थे और बनारस जिला था। जनता की मांग पर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से कह करके जनपद भदोही का सृजन करवाए और जब से भदोही जनपद का सृजन हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब भदोही जिले का के लिए हमेशा समाजवादियों की थैली खुली रहती है। चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य समस्या रही हो, सिंचाई की समस्या रही हो, आपके जनपद में जितनी भी सड़कों का जाल बिछाया, चौड़ीकरण हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। गोपीगंज से ज्ञानपुर और ज्ञानपुर से दुर्गागंज, भदोही से दुर्गागंज, जौनपुर बॉर्डर से मिर्जापुर तक औराई होते हुए जंगीगंज धनतुलसी मार्ग, जो जंगीगंज से धनतुलसी तक का है, उसका सुदृढ़ीकरण और वहीदा नगर जीटी रोड से दुर्गागंज का, जितनी सड़कें हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हैं, जिसे आप लोग बखूबी जानते हैं। जब बनारस और इलाहाबाद के बीच में जीटी रोड पर तमाम दुर्घटनाएं हो जाती थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन समाज हैं जब बनारस और इलाहाबाद के बीच में जीटी रोड पर तमाम दुर्घटनाएं हो जाती थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में औराई जीटी रोड में बाबू पारसनाथ मौर्य राजकीय ट्रामा सेंटर को बनाने का और स्वीकृत करने का, धनावंतन करने का और शिलान्यास करने का अगर काम हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज 5 साल हो गया, वो जो इतना महत्वपूर्ण ट्रामा सेंटर था, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो सका। तो जो कुछ हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। हमारे यहाँ बहुत पुराना उत्तर प्रदेश में एक स्थान रखने वाला डिग्री कॉलेज, ANPG कॉलेज, आज तक वो विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आज ऐसे ऐसे स्थानों पर विश्वविद्यालय हो गया। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है ज्ञानपुर के ANPG कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना। और 2017 में जो वित्त में स्वीकृति के लिए गंगा पुल दिया गया था रामपुर घाट पर, उस पर गंगा पुल बनवाना और फिर एक कटरा कुनिया के क्षेत्र में गंगा पर पुल बनवाना, ऐसे तमाम हमारे पास योजनाएं हैं जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पूरा कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करते रह गए 4.5-5 साल। 5 साल के अंदर गंगा जी पर पुल नहीं बन सका, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इन सब कार्यों को पूरा किया जाएगा और पूरे जनपद में जितनी सड़कें हैं सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसका उच्चीकरण कराना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। ज्ञानपुर विधानसभा के विकास के बारे में तो आपने बता दिया और ये भी बता दिए कि कौन कौन से कार्य अधूरे हैं जिन्हें आप पूर्ण करने के लिए आप मैदान में उतरने वाले हैं। यहाँ की जनता और यहाँ के लोग जिस तरह के कयास लगा रहे हैं आज के चुनाव में, आज के 2022 के मिशन को लेकर, आप अपनी मुख्य लड़ाई किस पार्टी से मानते हैं और आपकी लड़ाई कैसी रहेगी? हमारी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है, पार्टीगत लड़ाई है। एक तरफ सेवा करने वालों की लड़ाई, विकास करने वालों की लड़ाई, जिन्होंने ये नारा दिया था कि काम होता है उसकी लड़ाई। एक तरफ जुमलेबाजों की लड़ाई। तो जुमलेबाजों को 2 चुनाव में जनता ने देख लिया किस तरह से किसान परेशान है।
उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के लिए बिजली इतनी महंगी हो गई है और आवारा पशुओं से किसान परेशान है। और दूसरे तरफ किसानों के लिए बिजली मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, 300 यूनिट की बिजली मुफ्त करने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीच में कोई है ही नहीं है। एक तरफ काम करने वाली पार्टी और दूसरे तरफ जुमलेबाज पार्टी जो केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। वो विकास पर नहीं बात करती, काम पर नहीं बात करती। बड़े बड़े नारे तो देंगे, लेकिन जब काम करने की बात आएगी तो हमें धार्मिक भावनाओं पर वो ध्यान भटका करके वोट लेना चाहिए। जनता समझ चुकी है, इसलिए हमारी किसी से इन सब पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं, हमारे तुलना में कोई है ही नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और जितने हमारे संविदा कर्मी हैं सबको हम अच्छा वेतन वो मानदेय देने का काम करेंगे, शिक्षक के बराबर मानदेय देने का काम करेंगे। ये सब जो मूलभूत सुविधाएं देने का उन्होंने वादा किया है और करके दिखाया है, लैपटॉप दिया है, अभी 22 लाख नौकरियां देने की बात कहे हैं। तो इस तरह से हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं है। जुमलेबाजी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। भाई जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात की है, उनकी तरफ से एक नारा दिया गया है। जैसे प्रियंका गांधी जी की तरफ से एक नारा आया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लैपटॉप देना है और स्कूटी बांटना है। इन सब मुद्दों को लेकर के आपका राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये कितना इफेक्ट डालेगा इस चुनाव पे इनका ये नारा? देखिए, हमने जो कहा वो किया। हमारे यहाँ जुमलेबाजी नहीं है। जो भी घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुआ था, उन सारे घोषणाओं को हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा किया। बल्कि तमाम और योजनाओं को, जो जनहित से संबंधित योजनाएं थी, उनको जमीन पर लाने का काम किया, आम जनता के बीच में लाने का काम किया। तो हमारी और किसी पार्टी से कोई तुलना नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और मैं किसी पार्टी के ऊपर और कमेंट नहीं हूँ। मतलब अब आपकी लड़ाई एकदम अलग है, आपके समक्ष कोई लड़ने वाला नहीं है। जो हमारे नेता का एजेंडा है, जैसा मैंने कहा, कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हमारी बिल्कुल लड़ाई अलग है। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, इसलिए हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। ये 370 और राम मंदिर का मुद्दा कितना इफेक्ट डालने वाला है इस चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके हिसाब से? इससे कहीं किसी देश का, किसी आम आदमी के, आम नागरिक के जिंदगी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिन सब बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, बात होनी चाहिए कि आने वाले नौनिहालों को शिक्षा की क्या व्यवस्था है, तकनीकी शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, सड़क की क्या व्यवस्था है, ये सब बात होनी चाहिए। वो सब पुरानी बातें, किसी पिटी बातों का कोई इस चुनाव में और इस समय उसका कोई महत्व नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, मेन मूलभूत जो सुविधाएं हैं गांव की, इन्हें देखते हुए कौन कौन सी ऐसी मेन योजनाएं हैं जिन्हें लेकर आप 2022 की मिशन चुनाव में उतरने वाले हैं? अभी हमारा घोषणा पत्र आपके सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको संकलित कर दिया है और शायद परसों उन्होंने पृष्ठ उसका दिखाया था। सारी बातें उसमें आ जाएंगी। जो मूलभूत सुविधा उन्होंने कहा ना, 300 यूनिट हम प्रत्येक परिवार को बिजली निःशुल्क करेंगे, सिंचाई पहले भी निःशुल्क कर दिए थे, दवाई भी हॉस्पिटलों में निःशुल्क कर दिए थे, 1 रुपये का पर्ची था और सभी जांचें फ्री कर दिए थे सरकारी हॉस्पिटलों में। ये सब मूल सुविधाएँ हैं। हमारे समाजवादी सिद्धांत में ये था कि रोटी कपड़ा सस्ता हो और पढ़ाई लिखाई इलाज जो है ये मुफ्त हो। तो ये इन्हीं सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है। जो हमारे लोहिया साहब का वो नारा था,
रोटी कपड़ा सस्ता हो और पढ़ाई और क्या मुफ्त हो, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो, तो हम इन्हीं सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये सुनने में आता है, क्षेत्र में निकलने पे ऐसी बातें आती हैं कि अखिलेश जी की जब सरकार थी 2017 में, जब मतलब 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी, तो बिजली को लेकर जो आप लोग बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, उस समय की कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि 6 घंटे और 5 घंटे बिजली दी जा रही थी, और पर्याप्त बिजली भी किसी को नहीं मिल पा रही थी। तो उस चीज को परिवर्तित आप कैसे कर पाएंगे इस चुनाव में? बिजली की तो देन अखिलेश जी की है, जिन्होंने 7-7, 8-8 बिजली उत्पादन घर पैदा किए। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच थी, उन्होंने ही उसको बनाया था। हमारे सरकार के जाने के बाद फिर बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। लेकिन लोगों का कहना है नेताजी कि सैफई में और मैनपुरी में 24 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन और जिलों में 3 घंटे और 4 घंटे की बिजली पर्याप्त होती थी। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक इसी तरह से चला है, लोगों का कहना है, ये क्षेत्र कह रहा है, जनता कहती है और विपक्ष के लोग आपके कहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं से बिजली की धारा अलग से भेज दिए हैं क्या उत्तर प्रदेश में, या अपने 5 साल के कार्यकाल में कहीं बिजली उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? वो लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई हम हमारे देखिए 20-20 घंटे 18 घंटे बिजली हमारा 5 सालों से हम दे रहे हैं। वो बिजली कहीं से ले आ नहीं रहे हैं, वो अखिलेश यादव की बिजली है जो उन्होंने स्थापित किया था, जिसका आधारशिला रखा था, जिसका निर्माण शुरू कराया था, जिसके निर्माण पूरे हो गए थे, उन्हीं से बिजली अखिलेश यादव की बिजली है जो उन्होंने स्थापित किया था, जिसका आधारशिला रखा था, जिसका निर्माण शुरू कराया था, जिसके निर्माण पूरे हो गए थे, उन्हीं से बिजली उत्पादन हो रहा है। ये अपने 5 साल के सरकार में एक भी बिजली पैदा करने का संयंत्र नहीं लगवाया। ये सारे संयंत्र अखिलेश यादव जी द्वारा लगाए गए थे। अब उस बिजली उत्पादन केंद्र ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में 6 महीने में बन जाएगा। उसको उन्होंने 7-7, 8-8 बिजली उत्पादन केंद्रों के लिए, जैसे ओबरा में, दादरी में, कहाँ लगाए थे वो, आज वही उत्पादन केंद्र बिजली पैदा कर रहे हैं, वही जनता को मिल रहा है। मतलब आपके किए हुए विकास कार्यों पर अपना पार्टियां लगाने का काम किया जा रहा है। कोई पार्टियां, आप तो जान ही रहे हैं कि जो काम हमारे हुए थे उसी का उद्घाटन किए। आपके भदोही में जो कारपेट एक्सपो मार्ट माननीय अखिलेश यादव जी बनवाए थे और उद्घाटन किए थे, उसी का उद्घाटन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आकर के किया। जब यहाँ आए तो उसी का उद्घाटन किए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसे लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नेताजी कर चुके थे, उसका भी ये लोग उद्घाटन किए। तो इनका तो काम समाजवादी कार्यों के जो कार्य हो गए थे उसी के उद्घाटन करने का काम इन्होंने किया है। 100 नंबर का 112 नंबर किया है। तो नया कोई अलग से व्यवस्था थोड़े किए हैं। जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था थी उसी का नाम बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है। और ये सब समाजवादी पार्टी की देन है और आम आदमी उसको समझता है। और फिर अभी 10 मार्च के बाद आप देख लीजिएगा कि कैसी समाजवादी पार्टी की सरकार किस तरह से चलती है। मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की आप लोग पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। और मैं यहाँ की जनता को, ज्ञानपुर की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे नेता को अपने दिल में बसा करके प्रचंड जाड़े में भी रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उनके कार्यक्रमों में शिरकत होकर के उनके हौसला को बढ़ाने का जो काम किया है और फिरका परिस्थिति ताकतों को उखाड़ फेंकने का जो जज्बा दिखाया है, हम ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने नेता को कि हमारे नेता ने अपने सरकार में जो क्रांति करके दिखाया है उसे जनता पसंद कर रही है। और निश्चित आने वाले 10 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।